बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पब्लिक चॉइस के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम सरवर। ये प्रोग्राम अमूमन मेरे दोस्त ज़ीशान हाशिम साहब होस्ट करते हैं, लेकिन आज वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं थे तो उनकी जगह पे मैं होस्ट कर रहा हूँ। आज हम अपनी पुरानी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब। डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में। इकोनॉमिक्स और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस वो इनका स्पेशल एरिया है, वो पढ़ाते हैं। तो सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच नदीम। ओके सर, स्टार्टिंग हम बिल्कुल मतलब मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक आम आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके उसको अगर हमें बताना हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुआशी इस्लाहात से क्या मुराद है, तो किस तरह हम उसको एक आम अल्फाज में सादा जुबान में समझा सकते हैं कि क्या है? तो बेसिक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो एक्चुअल जो पूरा जो आइडिया है, राइट, कि क्यों रिफॉर्म्स लाते हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मकसद क्या होना चाहिए। सबसे पहले चीज, जब भी हम बात करते हैं कोई चीज, कोई एजेंडा कोई गवर्नमेंट लाती है, कोई रिफॉर्म लाती है, तो उसका एक मकसद होता है। तो मकसद एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या है? एफिशिएंसी इंप्रूव करना इकोनॉमी में, राइट। इकोनॉमी में एफिशिएंसी इंप्रूव करना, और उसका क्या मतलब है कि आपको सस्ते प्राइसेस पे, सस्ती कीमत पे आपको अशाया मिल जाए, जैसे चीजें मिल जाए। आप कोई भी मार्केट में जाए तो आपको कोई भी चीज मिले वो आपको सस्ती, तो उसका जो इन्फ्लेशन को जो हम कहते हैं काउंटर करना, राइट, उसका पूरा मकसद यही है कि आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए। तो रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं कि एक बेहतरी की तरफ जाए, राइट, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक जो आपके इंडिकेटर्स है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो वो जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है, मेन चीज जो आज देख रहे हैं आज हमारी तरफ है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को अगर आप काउंटर करने के लिए आप कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं या आप कोई ऐसी चीज लेके आते हैं कि हमारा इंप्रूव हो, तो आप शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट टर्म जो बिल्कुल ही दिए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे बिल्कुल ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, और एक लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात होती है। बट अगर आपको बिल्कुल ही रिफॉर्म्स की तरफ जो जाना है, रिफॉर्म्स का एजेंडा अगर अडॉप्ट करना है, तो वैसा होना चाहिए कि बेसिकली एक इकोनॉमिक वेल बीइंग जो है इंडिविजुअल की, इकोनॉमिक ओवरऑल वेल बीइंग, राइट, वो आपकी इंप्रूव करनी है। तो हमें यही एक बात है कि जो मेन जो चीज यही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, कि आपके जो तो प्राइसेस हो गई, हमारे वेल बीइंग एक तरीके से यही है कि हर चीज जो कीमत है वो सस्ती होनी चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन जो है उसका प्रेशर कम होना चाहिए। फिर दूसरी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाती हैं वो आपकी फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आ जाती है, एक्सपोर्ट्स की तरफ आ जाती है वगैरह। तो फिर वो एक दूसरा आ जाता है। वो भी एक है कि ओवरऑल जो आइडिया यही है कि एक माशरत में जो है वो चीजें बेहतर होनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो मैं समझ पाया हूँ वो मतलब ये है कि आप अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं, ज़्यादा जी चीज़ें प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो उतना ना हो और आम आदमी की जी ज़िंदगी आसान हो। बिल्कुल। तो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म का मकसद ही यही है कि एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो ज्यादा आसान हो जाए, इस तरीके से कि वो ज्यादा चीजें ले सके उतने ही पैसे में जितना पहले ले सकता था, राइट। तो वो बेहतर एक तरीके से होती है, राइट। तो वो जी एक है इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपका एरिया भी खास तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, तो जी मेरा इसी से एक सवाल है। आपने अभी ग्रोथ का भी जिक्र किया कि हम जी पाकिस्तान में ये देखते हैं कि जैसे ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो उसके साथ ही जैसे ही हम 5% से थोड़ा सा ऊपर जाना जाना शुरू होते हैं तो साथ ही हमारा करंट अकाउंट का और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला खड़ा हो जाता है। हमारी बिल्कुल दरामदात बहुत तेजी से बढ़ती हैं, बरामदात उसका साथ नहीं दे पाती और हम घूम फिर के दोबारा वो ऑस्टेरिटी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं और आईएमएफ प्रोग्राम में। बिल्कुल। ये आप ये क्यों हो रहा है, मतलब इसकी क्या तो वजह क्या ये इसकी एक बात एक देखिए, पाकिस्तान में जनरली जो हमारे आइटम्स हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग नेचुरली जो खरीदते हैं जाके, वो इंपोर्ट बेस्ड होते हैं, राइट। वो हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं ज्यादातर। तो उसका यही है कि हमारे पास जैसे ये तेल हो गया, राइट, ये हमें खरीदना पड़ता है जाके, वो बाहर से आता है। पाकिस्तान खुद नहीं उसकी पैदावार पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है।
फिर दूसरी चीजें हो गई जो हमारे खाने पीने, अभी तो मसला वीट का भी आ गया, राइट, कि वीट पे भी हमने बाहर से खरीदना पड़ रहा है। शुगर भी का भी ये कहते हैं कि इंपोर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज हमारे मसले। अब एक और भी चीज जो अब आई है वो कॉटन, कॉटन की जो है वो भी हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज वो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो हमारा आइडिया क्या है, बेसिक है कि हमारी जो कंजम्पशन ड्रिवन बड़ी इकोनॉमी है, और अगर आप कंजम्पशन का वो देखें जो कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, कि जो आदमी की जो है कि जितना वो कमाता है वो कितना कंज्यूम करता है, वो सबसे हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन एशिया, राइट। एशिया में आप दूसरे जो कंट्रीज देख लें जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनकी सेविंग की प्रोपेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू कंजम्पशन, वो बचाते ज्यादा है अपनी इनकम और उसकी तरफ से, राइट। वो कंजम्पशन जो है आपका वो बड़ा ही उनका कम एक फैक्टर है। तो इसमें ये आ जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यही आ जाता है हमारा अल्टीमेटली, कि अगर हर चीज हम कंज्यूम करते हैं और फिर जो चीजें कंज्यूम करते हैं वो यहाँ नहीं बनाते, तो फिर हमारा प्रेशर उस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट पे आता है। अच्छा, पिछला वाला जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसकी भी बड़ी एक वजूहत जो बड़ी थी वो आपने देखा कि हम लोग ने कंजम्पशन तो हमारी ड्रिवन है, बट दूसरे से हमने पावर प्लांट्स लगाने थे, राइट। हमारी बिजली की जो किल्लत का मसला था, तो फिर वो हमें सॉल्व करने के लिए हमने पावर प्लांट्स लगाने पड़े। फिर दूसरा या फिर एक और भी मसले थे कि हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं सीपेक के ओरिएंटेड, तो उसका भी एक प्रेशर था कि हमने उसके भी हमने बिकॉज स्टील जो लगता है वो वगैरह वो हमने इंपोर्ट करना होता है, तो वो उसका भी काफी बड़ा फैक्टर था। तो वो चीजें हमारी फिर एक करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, जैसे ही हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट्स हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो बड़ी ही स्टैग्नेंट है। तो जब आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट होती है और आपकी इंपोर्ट्स की बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो फिर ये एक मसला आ जाता है कि तो वो शुरू हो जाता है ट्रेड डेफिसिट में। और फिर हम लोग फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेथड्स हैं जो इसको जो सॉल्व करने के, वो अगर आप आगे पूछेंगे तो फिर उसकी भी बात कर सकते हैं, तो क्या इशू आ जाता है कभी कभी। जी जी जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो बरामदात हैं, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि वो बड़ी, हमारी जो कमोडिटी बास्केट है बरामदात की वो बड़ी महदूद ही है, हम उसको फैला नहीं बिल्कुल। पा रहे हैं। तो आपके ख्याल में हमें कौन कौन सी स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि हमारी बरामदात की बास्केट थोड़ी सी बड़ी हो, हम ज्यादा चीजें वैल्यू एडेड करके अच्छी वैल्यू की चीजें बेच सकें? तो सही, आपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगर देखें आप एक्सपोर्ट बास्केट जैसे आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसिक एक है कमोडिटीज के। उसमें टेक्सटाइल आ जाता है, लेदर आ जाता है, वेजिटेबल आ जाता है, चावल आ जाते हैं, ये वगैरह जो है बड़े ही बेसिक प्रोडक्ट्स है। हमारी टेक्सटाइल में भी अगर आप देखें तो वो ज्यादातर लो वैल्यूड होते हैं, ज्यादा हाई वैल्यूड नहीं है, तो उसकी तरफ नहीं जाते। अगर आप हमारे लेदर पे भी देख रहे हैं वो भी काफी स्ट्रगल करते हैं लेदर के हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स पे आ जाता है थोड़ा, तो ये अबाउट 70 से 80% हो जाता है। टेक्सटाइल अबाउट 60% है, लेदर की अबाउट 6-8% है एक्सपोर्ट्स पे कंट्रीब्यूशन, और फिर आपकी जो उसकी है थोड़ी अबाउट 10% के अराउंड है वेजिटेबल प्रोडक्ट्स सीरियल्स की, अबाउट $2 बिलियन पे। तो ये वो भी 8 to 10% अगर आप कर दें तो फिर वो हमारा मसला यही आ जाता है कि हमारी डाइवर्सिफाइड नहीं। अब डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। वो एक काफी बड़ा चैलेंज है, उसके लिए आपको कैपेबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा। हमारी जो पैदा करने की जो सलाहियत है, जो हमारी जो सलाहियतें हैं, राइट, इस मुल्क में जो इम्प्रूव करनी है, वो हमने हमारी बड़ी लिमिटेड है। उसकी वजह से ही हमारी ये महदूद रह जाती है। अब आप देखें कोई भी प्रोडक्शन हमारी जो भी गुड्स की हो रही है, आप वो भी देखें बेसिक। हमारी जो प्रोडक्शन मेनली होती है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं काफ़ी चीज़ें उसके लिए वगैरह इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स। आप ऑटो में चले जाएँ या कुछ में भी चले जाएँ तो वो इंजन तक भी बाहर से आ रहा होता है, राइट। उसके सब ऑटो पार्ट्स एक्सेसरीज जो है वो बाहर से आते हैं। बट उसका सबसे बड़ा आपका मसला क्या आता है कि वो आप उसको जब बनाते हैं हम गाड़ी, आपकी गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती, आपकी लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस होती है। केमिकल्स भी हम लोग काफी ज्यादा हम लोग लेते हैं, काफी हम लोग के केमिकल्स आते हैं जो हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए बनते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल आप ले लें, वो भी लोकल इंडस्ट्री के लिए बनता है गुड जो है, एक्सपोर्ट नहीं होता। तो हम लोग जब एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाते वो गुड जो आप एक्चुअली इम्पोर्टेड इनपुट से बना रहे हैं, तो आपके लिए एक तरीके से महंगा हो जाता है, बिकॉज आप महंगा खरीदते हैं लेकिन उसको एक बेहतर मार्केट में जैसे यूरोप या यूएसए आगे बेच नहीं पाते। जैसे वियतनाम चाइना का क्या था, पूरा मॉडल वो लोग ने जो बनाया था, वो इंपोर्ट तो करते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो फिर उसको ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो ऐसा एक्सपोर्टेबल गुड बनाते हैं जो दुनिया में पॉपुलर हो जाता है हर किसी के साथ, तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जो बात है उसमें आ जाते हैं।
वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। वो उस तरह के हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हमारी वो बड़ी है। तो हमें हमारी कैपेबिलिटीज पे इंप्रूव करना है। अब ये कैपेबिलिटीज का क्या मतलब है? वन थिंग, जो कैपेबिलिटीज है यूनिवर्सिटीज की, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इंप्रूव करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आपकी फर्म्स के लिए, कि आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स लेके आए। गवर्नमेंट जो है वो अपने जो ट्रेड मिशन है उनको एम्पावर करें, जाके उनको टारगेट्स दें कि आपको इतनी, आपको आपके कौन सा प्रोडक्ट है टॉप आपकी मार्केट में, वो मार्केट में पाकिस्तान की एटलीस्ट कोई ना कोई नई प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करें। आप कोई अपने नए जो पाकिस्तान में जो है अच्छे जो फर्म्स आपकी जो ये मार्केट में कर सकते हैं, लाइक ईस्टर्न यूरोप हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, उसमें आप पाकिस्तानी फर्म्स जो है आप आइडेंटिफाई करें, उनको अट्रैक्ट करें आपकी मार्केट्स में आके वो इन्वेस्ट करें। तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे हमारी, फिर हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, उस तरह से हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगी। इसके लिए हमें काफी चीजों में हमें डालना पड़ेगा। हमारा जो मॉडल अनफॉर्चुनेटली जो करंट है वो बड़ा ही सब्सिडी बेस्ड है। गवर्नमेंट कहती है कि आज से हमने करना है इसको $2 बिलियन, तो 25 से $28 बिलियन एक्सपोर्ट करना है, राइट। $25 बिलियन थे पिछले साल, इसको 10% ग्रो करते हैं। तो कैसे करते हैं? वो बोलते हैं जाके टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को, हम आपको सब्सिडीज देते हैं $4 बिलियन की या $2-3 बिलियन की, और आप हमें इस सब्सिडीज से जो आपके जो है, या जो टैक्स जो कंसेशन हैं या रिबेट्स हैं, वो यूज करके आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपने, राइट। तो वो अपनी कैपेबिलिटीज पे नहीं काम कर रहे होते, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, वो नेचुरली कंपटीशन से नहीं कर रहे होते। ये गवर्नमेंट की बड़ी तरफ से जो आ रहा होता है ये प्रेशर, वो दूसरी एक तरफ से आ रहा होता है। वो सब्सिडी देके बेसिकली एक करना है, तो उसने क्या किया, लोकल मार्केट की जगह, बेचने की जगह उसने एक्सपोर्ट कर दिया, बिकॉज उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई उस प्रोडक्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह जो हैं वो काफी एक फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। और एक्सपोर्ट सब्सिडी का मसला सबसे ज्यादा क्या है कि वो पाकिस्तान में जो प्राइसेस है, कीमतें हैं उस गुड की, वो बढ़ा देता है, बिकॉज वो नेचुरली उसकी यहाँ पे लोकल मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, डोमेस्टिक में हम जाके देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट हो गया है। तो ये आपका शुगर में जो बड़ा इशू हुआ था, ये शुगर से लोग कहते हैं कि ये शुगर में आपका बड़ा नजर आया था, राइट, कि यहाँ पे लोकल मार्केट में प्रेशर हुआ एक गुड जो हम लोग इतना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो देखा कि वो पूरी एक्सपोर्ट हो जा रही थी। क्यों हो रही थी? बिकॉज एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी हुई थी उस पर। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तो कैसे होता है इस पर। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जिक्र किया वियतनाम का, तो मेरे भी जहन में ये आ रहा था कि बांग्लादेश या वियतनाम ने पिछले कुछ ही अरसे में अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत बढ़ाया है। जी जी जी। तो कुछ अपने मार्केट अच्छा, में कुछ रिफॉर्म्स वगैरह की हैं, क्या की है, तो उसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या मतलब इम्पोर्टेंट लेसन हो सकते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये। वियतनाम और बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, स्पेशली वियतनाम का। अच्छा, वियतनाम का आप देखें, वो वॉर वॉर से बिल्कुल सराउंडेड था, वॉर 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 रेविज्ड कंट्री, राइट, जहाँ पे उसकी बर्बादी हुई है उसके पिछले 1970s में, वो तो सबको पता है, राइट। फिर वो रीजन में सबसे लागत था, ना ही कोई ग्रोथ थी, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट थी कब से 2000s तक। बाकी जो आसियान का रीजन था वो काफी आगे बढ़ चुका था और वो पीछे रह गया था, राइट। आप देखें उसके अराउंड जो है कंट्रीज जनरली, जैसे चाइना वगैरह, सब नेचुरली काफी डेवलप हो चुके थे, वो पीछे रह गया था। 2000 बल्कि 10 साल पहले तक हम लोग कहते थे वियतनाम बड़ा पुअर कंट्री है, वियतनाम ये है, वियतनाम की एक्सपोर्ट इतनी नहीं थी। ये लोग ने सडनली 2010-2011 के दौरान ये लोग ने कई नई ट्रांसफॉर्मेशन की, ये लोग ने प्लान लेके आए। प्लान बेसिक ये था, और आप देखें ना वियतनाम की क्या ट्रांसफॉर्म हुई है प्रोडक्ट्स। पहले वो पेट्रोल और इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई और आपके टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हो गए, और ये सब बेसिक चीजें होती थी। अब वियतनाम कहाँ चला गया है? वो एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और वो काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत अच्छा एक चांस है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट, जैसे स्क्रीन या कुछ ना कुछ, या सेमी कंडक्टर या कुछ ना कुछ उसका वियतनाम से बना हुआ हो, राइट। आप पहले 10 साल पहले भी ये सोच नहीं सकते थे। वियतनाम, अभी लोग कहते हैं प्रिंटर्स आते तो उसमें मेड इन वियतनाम का स्टिकर होता है, राइट। ये आप देखें वो लोग ने देखा यार ये कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हमारा इन्वेस्ट करना बड़ा ही अच्छी, और उसके बड़ा ही अच्छा एक पॉजिटिव इमेज हो सकता है। तो वो लोग ने फिर वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह में, जो वो लोग ने अट्रैक्ट किया। अच्छा, दूसरी एक चीज थी, वियतनाम ने अपनी इकोनॉमी बड़ी लिबरलाइज की थी। वो लोग ने एफटीए, नेचुरली आसियान का फायदा लेके, चाइना जो उसका पड़ोसी मुल्क है उसका फायदा लेके, लोग ने एफटीए साइन किए काफी कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ भी एफटीए आई थिंक उनका साइंड है। वो लोग ने वो एफटीए को इस्तेमाल किया, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, उससे जाके वो लोग ने काफी पुश किया अपने एक्सपोर्ट्स को। और फिर एक्सपोर्ट्स कैसे किया? इंपोर्ट्स के साथ लिंक किया। तो वो लोग इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान एक्सेसरीज, उसको आगे प्रोसेस करते हैं और फिर आगे बेचते हैं। तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन की एक पार्ट हो गए। तो आप वियतनाम का देखें तो फॉरेन इनपुट्स का बड़ा ही, उनका एक्सपोर्ट्स में बहुत ही बड़ा उनका
प्रोपोर्शन है जो कोई और नहीं, और वो काफी इंक्रीज हुआ है वैल्यू एडिशन में। तो जो फॉरेन इनपुट्स आता है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को उस तरह से अपनी वैल्यू एडिशन करके और बेचते। तो स्केल इकोनॉमीज की जो बात करते हैं बेसिक, वो लोग ने वो उस तरफ गए कि वो बनाते हैं पूरी दुनिया के लिए, राइट। जैसे चाइना का ही मॉडल है कि पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाए, लेकिन जाना उनको एक्सपोर्ट के लिए। अब वो मार्केट, अगर कोई एक एक्सपोर्टर है, उसकी मार्केट अगर यूएस है तो यूएसए टारगेट कर रहा है, यूरोप है यूरोप टारगेट करता है। तो इसी तरह अब बेसिक जो प्रोडक्ट, सबसे सिंपल प्रोडक्ट आप देखें, वियतनाम का बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने कहीं केस पढ़ा था, कैश्यू नट्स वियतनाम ग्रो नहीं करता, कैश्यू नट्स, लेकिन वो बोलते हैं प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वियतनाम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक चीज, वो तो खुद ग्रो नहीं करता, लेकिन उसने क्या किया, कोई ये अफ्रीकन कंट्रीज यूरोप बेच नहीं पा रहे थे अपने कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स आपको पता है ना, वो बड़े होते हैं, बेसिक सी चीज है। उसने क्या किया, कोई एक्सपोर्टर गया वहां पे जो यूरोप के साथ जो फूड प्रोडक्ट्स करता था एक्सपोर्ट, उसको पता था यूरोपियन मार्केट में किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है। उसने अफ्रीका में देखा कि यार ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो उनके पास जो मेजर्स हैं, जैसे आपके जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह, ये अफ्रीकन कंपनीज है, ये ले नहीं पा रहे। तो वो लोग ने इन्वेस्ट किया, अफ्रीकन कंट्रीज ने, सॉरी ये वियतनामीज एक्सपोर्टर ने, इसने ये सर्टिफिकेशन लेके आया, वो लेके आया जो यूरोपियंस को चाहिए था, तो उसने बाई करने शुरू हुआ अफ्रीका से और आगे बेचने लग गया। तो ये चीज इसकी आई कि ये एंटरप्रेन्योरियल जो उसकी जो माइंडसेट है किस तरह आया, और वो कैसे वो मुल्क को पूरा उसने एक एक्सपोर्टर बना दिया उस चीज का, जो चीज खुद नहीं बनाता था, राइट, प्रोसेस्ड, जिसकी वो रॉ मटेरियल खुद नहीं थी उसके पास। और यही है, वियतनाम भी पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी वो खुद क्या कहाँ था, लेकिन उसने कुछ ना कुछ देखा कि यार ये फायदा इसका यही है, इसको आगे इस तरह पुश करते हैं। तो दैट इज हाउ दीज कंट्रीज बेसिकली एंड अप exporting products that they themselves do not have the raw material, but they're importing the raw material as well. So they're creating global value chains. So global value chains की जो हम बात करते हैं, right? बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, एक चीज आपने चीनी का जिक्र किया, तो मुझे याद आ गया कि कुछ अरसे से हम ये कर रहे हैं कि पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। एक वजह तो आपने बताया, जैसे वो टैक्स रिबेट वगैरह मिल जाता है। और क्या आपको लगता है कि चूंकि गवर्नमेंट भी सारे काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, यानी बजाय ये कि मार्केट प्लेयर्स डिसीजन करें, गवर्नमेंट फैसला कर रही होती है कि हमने कब मंगवानी है, कितनी मंगवानी है, क्या ये भी इस इनएफिशिएंसी की एक वजह है, गंदम के अंदर भी और फिर चीनी के अंदर? देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में तो जनरली ये होता है कि बड़े बेसिक और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। टेक्निकली अगर आपके पास परफेक्ट मार्केट्स होते हैं दुनिया में, हम लोग परफेक्ट, तो हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, राइट। हम लोग बेचते हैं हमारा महंगा जो मार्केट में, और उसका जो रेवेन्यू कमाते हैं कहीं और से सस्ता खरीद लेते हैं। टेक्निकली ऐसे चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में फिर ये फूड सिक्योरिटी वगैरह की बात आ जाती है कि भाई हमें हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो है, जो हमें, बिकॉज वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर ओन प्रोडक्शन नेटवर्क्स, हमारी इनफ होनी चाहिए एग्रीकल्चर, तो उसमें फिर गवर्नमेंट की आ जाती है कि हमारी लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए। बट अब पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, राइट, एक एग्रो बेस्ड हमारी एम्प्लॉयमेंट भी है एग्रीकल्चर, तो हम लोग ये इसको कट आउट नहीं कर सकते कि भाई कुछ भी आप एग्रीकल्चर में ना करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें एग्रीकल्चर में करना जरूरी है। तो उस लिहाज से तो मैं ट्रेड की जो बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है, कि ट्रेड में आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई सस्ता जगह से मिल रही है आपको, वहां से बाई कर लें और फिर आप जाके एक्सपोर्ट कर लें कोई महंगी जगह पे। तो ये तो आपकी मार्केट्स इस तरह फंक्शन करती हैं, राइट, आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स इस तरह फंक्शन करती है, तो इंटरनेशनल मार्केट भी करनी चाहिए। बट बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो फिर उसमें आपका नेचुरली, बट आपका फिर आप देखें यील्ड का फैक्टर आ जाते हैं, वो बड़ा लो है। फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी फिर हिट हो जाती है, कभी आपके क्लाइमेट के इश्यूज आ जाते हैं, हम लोग की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी वीक है, तो उसकी वजह से हमारे काफी चैलेंजेस आ जाते हैं जो जनरली हमारे प्रोडक्टिविटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो हिट करते हैं, राइट, टेक्निकली, तो फिर वो चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो वो कैसे इंप्रूव करना, नेचुरली वाटर सप्लाई, फिर उसमें एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, फिर सीड वैरायटी, और ये सब चीजें मैटर करती हैं, फिर आपकी सीड की क्वालिटी क्या है, और सब भी मैटर करती है, राइट। तो इंडिया ने जैसे क्या किया था, इंडिया की सुना है कि कॉटन की बड़ी, उनकी प्रोडक्शन बड़ी लो थी, राइट, ओवर द लास्ट लाइक 10 साल पहले या कुछ, दे वर स्ट्रगलिंग। तो लोग ने अपनी सीड वैरायटी जो चेंज की, और फिर सी उसके जो कल्टीवेशन मेथड्स चेंज की इंडिया में, तो वो लोग की फिर प्रोडक्शन काफी 4 टाइम्स हो गई ओवर इन अ डेकेड और समथिंग लाइक दैट, राइट। इंडिया का भी ये बड़ा मैंने सुना है, तो उसका भी यही फैक्टर एक है। अच्छा, चले हम थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ ही अगर आए, तो जिस तरह की आपने रिफॉर्म्स का जिक्र किया, इस तरह का जिक्र तो हम मीडिया में, अखबारात में, यूनिवर्सिटीज में काफी सुनते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये रिफॉर्म्स हो नहीं रही? मतलब
रुकावट क्या है इसके अंदर, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या होता है जब रिफॉर्म्स की बात होती है, राइट? एक तो आईएमएफ हमारे ऊपर रिफॉर्म्स लाता है, वो करता है प्राई कि आप क्या अप्लाई, आप वो करें, प्राइवेटाइज करें, राइट? आप बेसिकली आपके जो एसेट्स हैं उसको आप वो करें, जो भी है आप प्राइवेटाइज, राइट? और उस सब की बात जो होती है। पर दूसरा जो दो है, जो एक इंटरनल जो डोमेस्टिकली जो ड्रिवन रिफॉर्म्स हैं, उनका जो है वो हम लोग के काफी उसमें फंस जाते हैं। अब आईएमएफ कहता है कि आप कैपिटल कंट्रोल्स को जो है आप वो कम करें, आप अपनी एक्सचेंज रेट है उसको आप फ्री मार्केट करें, और ये सब जो है नेचुरली फुटिंग पे लेके आए, और ये जो चीजें हैं ये आईएमएफ की भी गिवन है, राइट? लेकिन दूसरी जो चीजें हैं, जैसे हमने हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, अब वो आईएमएफ नहीं कहेगा आपको कैपेबिलिटीज आप यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करें ये वगैरह में, लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट की जो विलिंगनेस है, वो मैं कहता हूं बिकॉज वो आईएमएफ के प्रोग्राम में इतने फंस जाते हैं और आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने में इतने लग जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम लोग हमारे जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हैं, जो हमारे इंटरनली जो ड्रिवन होने चाहिए, जैसे हमारी उसकी तरफ जाना चाहिए, जिसमें हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज में आपकी जो है आपकी नेचुरली इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हो, वो फिर रह जाती है बिकॉज वो आईएमएफ का जो प्रोग्राम ही खत्म होता है, तो हमारे आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना जल्दी आ जाता है, राइट? हमारे पास हमारी जो इनएफिशिएंसीज की वजह से, जो मैक्रो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज है, जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से तो हम लोग जो ये जो डेवलपमेंट, जो माइक्रो जो डेवलपमेंट है, उसमें टाइम नहीं दे सकते, और उसमें हम उसके लिए हमारे पास इतना वो होता नहीं है लेवरेज कि हम उस पर इतना फोकस करें, तो वो फिर हमें चैलेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक बात है पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है, इसमें रिफॉर्म्स अगर लाते हैं तो इसमें नेचुरली आपके जैसे आप देखेंगे ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी उस टाइम के लिए, आप नेचुरली बिकॉज कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है, अगर आप कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे तो फिर आप वापस वही चले जाएंगे उस तरह जहाँ पे आईएमएफ के ऊपर प्रेशर, वो आपके करंट अकाउंट पे प्रेशर आ जाएगा, फिर रिजर्व्स पे प्रेशर आ जाएगा, और फिर आपको वापस वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो पहले था। अब वो अवॉइड करने के लिए उसको कि वो ना हो, राइट? उसकी के तो फिर आपके पास अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चरल जो माइक्रो लेवल पे हैं, उस लाने के लिए शायद आपको नेचुरली सेविंग्स बढ़ानी है, राइट? फिर आपको कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, जैसे मैंने बात की उसकी, ये सब चीजें बढ़ाने के लिए फिर आपको गवर्नमेंट की जो विलिंगनेस है वो बड़ी आपको चाहिए उसमें। उसमें फिर गवर्नमेंट के ये आ जाते हैं इश्यूज के, वो कितना पॉलिटिकल इकोनॉमी कितनी पावरफुल है उसकी, कि वो अलाउ कर सके कि ये रिफॉर्म्स को अडेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक जो मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन हुकूमतें रिफॉर्म्स इसलिए नहीं करती कि ये एक मुश्किल प्रोसेस होगा और शायद आने वाले इलेक्शन में उन्हें बुरा हिट पड़े इस वजह से, मुश्किल फैसलों से। लेकिन हमारे यहाँ कभी हुकूमत रिपीट भी नहीं हुई। मतलब ये भी एक, वो जिस चीज से जी डर के हम तो रिफॉर्म नहीं करते तो वो तो उस चीज से अल्टीमेटली हो रहा है, यानी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका उसका हाँ, तो ये पॉलिटिकल आई जो। थिंक ये सजा, ये जो पेनल्टी होती है कि आप रिफॉर्म ना लेके आए तो उसकी पेनल्टी है कि आपको फिर वो वापस से री इलेक्ट नहीं करते। बट ये एक है मसला, ये आई थिंक है कि जब तक हमारे ये गवर्नमेंट को ये नहीं ये होगा कि यार मेरे पास 2 टर्म्स करने का जो है एक कैपेबिलिटी है या जो कर सकते हैं, तो फिर वो शायद रिफॉर्म्स को वो ज्यादा तवज्जो दें, और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कॉस्ट है, जो पॉलिटिकल कॉस्ट है ऑफ रिफॉर्म्स, वो शायद उसके लिए थोड़ी कम हो जाए। So that's one of the reasons why we need, we need a government that survives for 2 terms, right? तो यूएसए में जनरली जैसे होता है कि आपकी 2 टर्म तक आ जाती है, तो वो एक रिफॉर्म्स का वो जो उनका जो पैकेज है वो 8 इयर्स में ऐसे मिल जा सकता है, राइट? उसको, पर हालांकि उसको भी 4 इयर्स पे जाना होता है इलेक्शन, लेकिन वो फिर एक स्ट्रॉन्ग एक होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक एक काफी गवर्नमेंट्स में अब देखा है कि वो यही पहले से ही सोच के आती है कि हमने हमारे 5 साल ही है, हम 10 साल के लिए नहीं आए। अगर वो 10 साल वाला मेंटालिटी लेके आए या जो भी है, तो फिर हमें फिर डेफिनेटली हम देखेंगे कि वो फोकस इस तरह करेगी कि वो दूसरा इलेक्शन जीतने की हर कोशिश करेगी, तो वो फिर रिफॉर्म्स को लेके आएगी शुरू से ही। बट इसके लिए एक प्रॉब्लम है, जब भी आप आते हैं पावर में, जितने भी गवर्नमेंट्स आए वो आईएमएफ के साथ ही टाइड अप हो जाते हैं। जब तक आप आईएमएफ से साथ टाइड हैं तो आप डोमेस्टिक रिफॉर्म्स कैसे लेके आएंगे जब तक आपके मैक्रो इकोनॉमिक इतने स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, राइट? उसका स्ट्रक्चरल इश्यूज वो खत्म करने के लिए भी अगर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं आप, जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह, लेकिन उसके लिए कॉस्ट है, राइट? बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यू हैव टू डू, आपको काफी चीजें करनी पड़ेगी, राइट? आपको इतनी आप जॉब्स उस टाइम ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते कि आपने जैसे पैसे भेज दिए और लार्ज कंपनीज को बोल दिया हायर करने के लिए। आपको इंप्रूवमेंट लानी है, इनोवेशन लाना है, आपको कंपटीशन लाना है,
राइट। तो आपके जो सपोर्टर्स जो थे पिछले, जो आपके लिए पॉलिटिकल लॉबी किया था शायद बिजनेस लॉबीज ने, वो आपको शायद इतना सपोर्ट ना करे अगर आप वो लेके आए ऐसे जहाँ पे उनका नुकसान हो जाए वो रिफॉर्म्स के थ्रू। तो ये एक बड़ा ही एक बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसमें बहुत ही ज्यादा वो होता है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये भी कहते हैं कि हमारे जब डिक्टेटोरियल रेजिम्स थी ज्यादा, तो उसमें भी कोई रिफॉर्म्स एज सच इतने ही हमारे लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म्स नहीं आए। हालांकि रिफॉर्म्स थे, हुए होंगे, लेकिन वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे और बाद में वही हालत हुई है इकोनॉमी की जो एक डेमोक्रेटिक उसके साथ, जो वही आईएमएफ के साथ चले गए, वही वहाँ मसला मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के इश्यूज हो रहे थे, राइट। तो वो भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो फिर चीजें आ जाती हैं इसमें। जी ठीक है सर। अच्छा, एक बिल्कुल मैं अब इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। आखिरी मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल होगा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम का, और आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ क्राइसिस को भी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, इसको भी हम एक ही तरीके से ही हमेशा डील करते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं, जो वो मैक्रो इकोनॉमिक चीजें कहते हैं उसको कर लेते हैं। आपके ख्याल में इसका कोई अल्टरनेटिव है जो हम खुद कर सकें? अगर है तो उसकी कुछ आउटलाइन अगर आप बता सकें। देखिए, ऑल्टरनेटिव आईएमएफ प्रोग्राम के तो हमने बड़े ट्राई किए हैं, राइट। अगर आपको लास्ट ये जो गवर्नमेंट जो थी ये 2018 में जब आई थी, बड़े ऑल्टरनेटिव्स देखे उसने। उसने वो सऊदी अरेबिया के साथ क्रेडिट ट्राई किया, चाइना के पास गए लोन लेने का, और फिर बाद में वो गए दूसरे एजेंसीज के पास, ट्राई किया कि कुछ ना कुछ हो जाए पाकिस्तान के लिए, आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, राइट। जो आईएमएफ का कॉस्ट है वो ना शायद बेयर करना पड़े, बर्डन जो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ही आईएमएफ, राइट। आपको अगर आईएमएफ के पास आप चले जाते हैं तो दूसरे लोन्स जो आपके इजी हो जाते हैं। एडीबी, वर्ल्ड बैंक अपने जो बेंचमार्किंग करता है वो आईएमएफ के लोन के थ्रू करता है। वो जब आईएमएफ की इंटरेस्ट रेट सेट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे जो लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो भी आपका जो करते हैं, वो उनको सिक्योरिटी गारंटी मिल जाती है बैक की। तो ये एक चीजें हैं जो आपको आईएमएफ लाता है, आईएमएफ के प्रोग्राम में आना था। आईएमएफ को इस तरह रिजेक्ट करना, डिफॉल्ट करना, तो आई थिंक पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख के काफी मुश्किल है, राइट। आई डोंट थिंक कोई ऐसे कर पाएंगे कि बिकॉज ऑफ हम लोग का जो एक तो न्यूक्लियर स्टेटस वगैरह जो भी है हमारे, और फिर जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है विद सो मच चैलेंजेस एट द बॉर्डर, राइट, इंडिया, अफगानिस्तान। तो फिर आपके आईएमएफ के साथ आपको फिर जाना अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रहता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास ऐसा कोई डोनर आ जाए, राइट, जो आईएमएफ को, बट वो ऐसा कोई आएगा नहीं, राइट। कंट्री वाइज तो कोई देगा नहीं, बिकॉज चाइना से भी ट्राई कर दिया, चाइना ने भी कुछ ज्यादा वो नहीं कर पाया, राइट। इन दैट सेंस आपके पास आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अपने एसेट्स आप लेवरेज कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि एसेट्स को लेवरेज अगर करना है तो किस तरह करेंगे, राइट, अल्टीमेटली। तो वो भी फिर आप देखें कि आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ बोलता है प्राइवेटाइजेशन करें। कौन सी प्राइवेटाइजेशन अभी हुई है लास्ट 10 साल में? तो बहुत कोई मेजर हुई नहीं है, राइट। और आपकी स्टील मिल भी फंसी हुई है, आपके उसके एतसलात के भी इश्यूज हैं, आपके आपके काफी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी है। तो अगर आप ये सब चीजें आप प्रॉब्लम्स होते रहेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट है उसका बड़ा ही चैलेंज हो जाता है। तो वो आईएमएफ ही रहता है जो आपको इस तरह के से कर सकता है, आपको सपोर्ट, जब तक कि कोई इदारा ही कोई ना ऐसे इंटरनेशनली आए जो आईएमएफ को रिप्लेस कर सके। Ultimately, Pakistan, I don't think as that other option. Unfortunately, there is one option, right? वही है कि आप अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं आप लेके आए, आपके रिजर्व स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है उसको कम करें वगैरह, ये सब आप इंप्रूव करेंगे तो फिर ही आप जाके आईएमएफ से कर पाएंगे। तो रिजर्व्स की जो अक्यूमुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है, बिकॉज हमारे जो मनी मार्केट स्पेशली है फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में जो चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादातर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और ये नशिस्त थैंक यू वेरी यकीनन मच। हमारे लिए बड़ी लर्निंग की है। तो नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू नदीम।